हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डाइजेशन के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम उनकी हेल्प करते हैं, तो वो सब टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अवशोषण के बारे में बात करेंगे, अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तो ये एक नॉर्मल सा मॉडल दिखाया हुआ है। इस मॉडल में क्या दिखाया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से भाग में और किन किन चीज़ों का अवशोषण होता है या अब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे ऊपर ईसोफेगस है। ठीक है, ईसोफेगस जो होता है वो स्टोमक से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। स्टोमक में किन किन चीज़ों का अवशोषण होता है, तो स्टोमक में वाटर का अवशोषण होता है और इथेनॉल का अवशोषण होता है। ठीक है, वाटर और इथेनॉल का जो अवशोषण होता है वो स्टोमक के अंदर होता है। स्टोमक से ठीक नीचे का जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत जो रहती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये यहाँ पे ड्यूडेनम का पार्ट दिखाया हुआ है। ड्यूडेनम के अंदर बाइल डक्ट आकर खुलती है और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक डक्ट आकर खुलती है। लीवर से तो आती है बाइल डक्ट और पेनक्रियाज से आती है पेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट बाइल जूस को लेकर आती है और पेनक्रिएटिक जो डक्ट होती है वो पेनक्रियाज और पेनक्रिएटिक जूस को लेकर आती है। ये दोनों बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस जो होते हैं वो ड्यूडेनम के अंदर लाकर छोड़े जाते हैं। अब ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है वो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करता है, मैग्नीशियम का अवशोषण करता है और Fe का अवशोषण करता है। ठीक है, इसके ठीक नीचे ड्यूडेनम के ठीक नीचे जो होता है वो जेजुनम का पार्ट होता है। तो ये जेजुनम का भाग दिखाया हुआ है यहाँ पे। जेजुनम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो मोनोसेक्राइड का अवशोषण होता है। ठीक है, एक्टिवली अब्जॉर्ब किए जाते हैं, सक्रिय रूप से मोनोसेक्राइड का यहाँ पे ज़्यादा अवशोषण होता है। उसके अलावा यहाँ पे विटामिन ए और विटामिन डी का अवशोषण किया जाता है। जेजुनम के ठीक नीचे का जो पार्ट होता है वो इलियम कहलाता है। ठीक है, इलियम में बाइल साल्ट का अब्जॉर्प्शन होता है और विटामिन B12 का अवशोषण होता है। इलियम के अंदर बाइल साल्ट यानी कि पित्त लवणों का अवशोषण किया जाता है और विटामिन B12 का अवशोषण किया जाता है। इलियम के ठीक आगे वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, बड़ी आंत का भाग है और बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत जो रहेगी उसमें सिर्फ जल का अवशोषण किया जाता है। अब आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण माउथ में, ठीक है ना, माउथ में अवशोषण कैसे होता है, स्टोमक के अंदर अवशोषण कैसे होता है, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर अवशोषण कैसे होता है। तो छोटी आंत के अंदर लगभग 90% अवशोषण छोटी आंत के अंदर होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, लिपिड आते हैं, ठीक है, और विटामिन्स आते हैं। तो आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि किन किन पार्ट्स में किन किन चीज़ों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे माउथ द्वारा अवशोषण। सबसे पहला जो आता है वो मुख के द्वारा किन किन चीज़ों का अवशोषण किया जाता है। तो ये अमीनो एसिड का अवशोषण करता है, हार्मोन्स का अवशोषण करता है और थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ होती है उनका अवशोषण जो रहता है वो माउथ पार्ट के द्वारा किया जाता है। फिर आता है स्टोमक के द्वारा अवशोषण या आमाशय के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों का अवशोषण होता है। तो आमाशय में वाटर का अवशोषण होता है, ग्लूकोज का अवशोषण होता है, एल्कोहल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, इनका अवशोषण कौन करता है, स्टोमक या आमाशय करता है। इसके बाद में आता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत होती है वो 90% अवशोषण करने का काम करती है और अवशोषण के लिए इसमें विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें विलाई बोलते हैं। विलाई के ऊपर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं, ये अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं या फिर जिसे हम बोलते हैं कि ये ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो विलाई जो होता है वो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, फिंगर लाइक अतिवर्दियाँ होती है, उंगली नुमा उभार बोलते हैं। इस तरह से विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। और ये जो ब्रूस बॉर्डर होता है ये अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करता है। अब्जॉर्प्शन सरफेस जो रहता है उसको बढ़ाने का काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब्जॉर्ब की जा सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कैसे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण से पहले देख लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसके बाद में ओलिगोसेकेराइड थोड़े कम कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं और मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमारी बॉडी जो रहती है वो मोनोसेकेराइड्स को ही अब्जॉर्ब करती है, सिंपल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को अब्जॉर्ब करती है। पहले बॉडी क्या काम करेगी,
जो कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करती है, वो भी डाइजेशन के द्वारा। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके एग्जाम्पल है और ये बनते किससे हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड है उनके एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। इन तीनों का ही निर्माण जो होता है वो ग्लूकोज से होता है। ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज जो रहता है वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बनते हैं, माल्टोज ग्लूकोज से बनता है और लैक्टोज जो रहता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। ठीक है। और मोनोसेकेराइड जो रहते हैं इन सब के डाइजेशन के बाद में मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है। तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये सब मोनोसेकेराइड होते हैं और हमारी बॉडी इन्हीं को ही अब्जॉर्ब करती है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कैसे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण के लिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है। डायग्राम में ये हमने क्या बनाया है, ये ड्यूडेनम का पार्ट है। ड्यूडेनम की एक सेल मेम्ब्रेन हमने बनाई हुई है और ये ल्यूमन का पार्ट होता है। ठीक है। ये ल्यूमन का पार्ट है। यहाँ पे हमने एक ब्लड वेसल बनाई हुई है। अब ल्यूमन वाले पार्ट के अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज पड़े रहते हैं। ठीक है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज पड़े हुए रहते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, इन दोनों का जो अवशोषण होता है वो होता है सेट के द्वारा। सेट का मतलब होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। सेट का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द्वितीयक सक्रिय परिवहन बोलते हैं इसको। और फ्रैक्टोज का जो अवशोषण होता है वो होता है एफडी के द्वारा, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, सुगमकारी विसरण भी बोलते हैं इसको। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो अवशोषण होता है वो सेट के द्वारा होता है और फ्रैक्टोज का अवशोषण एफडी के द्वारा होता है। ये अवशोषण के बाद में ये कहाँ जाते हैं? मेम्ब्रेन के इनर पार्ट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से फिर दोनों ही, ये दोनों जो होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा कहाँ पहुँचेंगे? ब्लड वेसल के अंदर। और ब्लड वेसल में पहुँचने के बाद में ये ऊर्जा का फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी का निर्माण करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेट और जो एफडी होते हैं वो कैसे होते हैं और ये क्या काम करते हैं। ठीक है। ये सिस्टम जो होता है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आता है सेट। सेट को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे हमने एक सेल की डायग्राम बनाया हुआ है। ये सेल का आउटर पार्ट है और ये सेल का इनसाइड वाला पार्ट है। तो सेट के अंदर क्या होता है कि दो पंप काम करते हैं। ठीक है। दो पंप यहाँ पे काम करते हैं। एक को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरे को हम बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज पंप। ठीक है। सोडियम ग्लूकोज पंप और सोडियम पोटेशियम पंप। अब क्या होता है कि सेल के जो अंदर वाला भाग होता है वहाँ पे सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं। ये सोडियम आयन जो होते हैं वो सबसे पहले 3 सोडियम आयन जो रहते हैं वो सेल से बाहर की तरफ में जाते हैं। ठीक है। तो 3 सोडियम आयन यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। इसके विपरीत क्या होता है कि सेल के बाहर में से 2 पोटेशियम के आयन जो होते हैं वो अंदर आते हैं। ठीक है। पहले क्या होगा, 3 सोडियम के आयन बाहर जाएंगे, उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या होगा, 2 पोटेशियम के आयन अंदर आते हैं। तो ये पंप इतना ही काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो रहता है वो सोडियम के 3 आयनों को सेल के बाहर भेजता है। उसकी विपरीत दिशा में 2 पोटेशियम के आयन जो रहते हैं वो अंदर की तरफ में आते हैं। अब बाहर जो होता है वो सोडियम आयनों की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। बाहर सोडियम आयनों की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ये जो सोडियम आयन होते हैं ना, ये सोडियम ग्लूकोज पंप की सहायता से वापस अंदर आते हैं। ठीक है। ये सोडियम ग्लूकोज पंप की सहायता से वापस अंदर आते हैं। बाहर हाई कंसंट्रेशन रहता है और अंदर लो कंसंट्रेशन रहता है। तो ये बाहर से अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं आते। जो सोडियम जब अंदर आते हैं तब ये अकेले नहीं आते। ये ल्यूमन के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ रहता है ये उस ग्लूकोज को अपने साथ में लेकर आते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज जो रहता है वो लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ चला जाता है, हायर कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे सांद्रता कम होती है और यहाँ पे जब ग्लूकोज आ जाता है तो यहाँ पे सांद्रता ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ग्लूकोज का अवशोषण जो होता है वो इसी तरह से होता है। पहले सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, उसके बाद में सोडियम ग्लूकोज पंप काम करता है। ठीक है। जब सोडियम अंदर आता है तो ये अकेला नहीं आता, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अपने साथ में अटैच करके लाता है। तो इस तरह से सेल के अंदर सोडियम और इसका ग्लूकोज का अवशोषण होता है। ग्लूकोज और जो इनका अवशोषण, ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज होते हैं उनका अवशोषण इसी तरह से होता है, सेट के द्वारा सोडियम के साथ में आते हैं ये अंदर की तरफ में। दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि
कि ये सेल मेम्ब्रेन हमने बनाई हुई है, ये सेल का आउटर पार्ट है, ये सेल का इनर पार्ट है। अब यहाँ पे जो सेल का इनर पार्ट होता है वहाँ पे एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोटीन रहती है। ये प्रोटीन क्या काम करती है कि बाहर जो ल्यूमन के अंदर जो फ्रैक्टोज पड़ा हुआ रहता है उस फ्रैक्टोज को अपने साथ में अटैच कर लेती है। ठीक है, फ्रैक्टोज को ये प्रोटीन अपने साथ में अटैच कर लेती है। अटैच करने के बाद में इस प्रोटीन के साथ ही अटैच हुआ ये जो फ्रैक्टोज का मॉलिक्यूल है ये सेल के इनसाइड की तरफ में आ जाता है, अंदर की तरफ में आ जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो अवशोषण होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो अवशोषण होता है वो होता है सेट के द्वारा, और फ्रुक्टोज का जो अवशोषण होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे जो चीज़ें होती है जैसे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, इनका अवशोषण कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।